हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। 10 जुलाई का करंट अफेयर्स और साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आप वो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रेगुलर कंप्लीट कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम जो टॉपिक लेंगे उस पर क्वेश्चन जो रहेंगे वो होंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, आधुनिक इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ में उसके अन्य फैक्ट्स मैं कंप्लीट करूंगा। कंप्लीट करते हैं आज का मोटिवेशनल कोट जो कि आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले समय जरूर बदलता है। यानी कि आप अगर अपने अंदर जज्बा रखें, अपने अंदर हिम्मत रखें और मेहनत करते रहें तो किस्मत बदले ना बदले लेकिन समय जरूर बदलेगा और उसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन जो कि हैं आधुनिक इतिहास से संबंधित। तो पहला प्रश्न आपके सामने यहां पर है, किसके समय में, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? आधुनिक इतिहास का है, मॉडर्न हिस्ट्री का है, जो कि ब्रिटिश उपनिवेशिक काल का ये क्वेश्चन है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि अंग्रेजों के समय में ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी वो कौन से गवर्नर था जिसके समय में ये स्थापना की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है अगर देखा जाए तो वो है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के समय में ये स्थापना हुई थी, जो कि सबसे पहला गवर्नर जनरल बना था 1773 का जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय ये गवर्नर जनरल बना था। देन उसके बाद में ये 1773 से लेकर 1785 तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहा था। और उस समय इसने 1784 ध्यान रखिएगा, डेट ईयर जरूर याद रखिएगा, 1784 में इसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की थी। और ये जो स्थापना हुई थी ये जब 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट, जो पीट्स इंडिया एक्ट था वो जब आया था उसके तहत इस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी 1784, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था वो 1773 में आया था। देन उसके बाद में 1784 में जो आया था वो पीट्स इंडिया एक्ट आया था, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? जो प्रशासनिक सेवा यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब भारत में सर्जित की थी, जो भारत में डेवलप की गई थी, शुरुआत की गई थी, वो कौन सा अंग्रेज था, कौन सा गवर्नर था जिसके समय में ये प्रशासनिक सेवा शुरू हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है कॉर्नवालिस। नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि गवर्नर जनरल बना था और इसका जो समय था वो 1786 यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग के बाद में 1785 में लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल खत्म होता है। देन उसके बाद में 1786 में ये गवर्नर जनरल बनकर आता है। 1786 से लेकर 1793 तक, नोट कर लीजिएगा, 1793 तक ये गवर्नर जनरल रहता है। देन उसके बाद में दोबारा से 1805 में ये फिर गवर्नर जनरल बन के आता है। यानी कि इसका जो कार्यकाल है वो पहला कार्यकाल 1786 से लेकर 1793 और दूसरा समय जो उसका चालू होता है वो 1805 में होता है। लेकिन ये ज्यादा समय तक दूसरे समय पर नहीं रह पाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। अगर इसकी बात की जाए, ये प्रशासनिक सेवा यानी कि भारत में जो प्रशासनिक सेवा है उसकी शुरुआत ये करता है। और साथ ही साथ में 1793 में जो कॉर्नवालिस कोड के नाम से जाना जाता है उस कोड का भी निर्माता ये कहलाता है, जिसमें कि जो विभिन्न पावर थे, डिफरेंट पावर थे, शक्तियों का पृथक्करण का जो सिद्धांत है उस पर आधारित था, जो जिसका नाम है कॉर्नवालिस कोड। इसको भी याद रखिएगा, जो कि 1793 में जब ये गवर्नर जनरल का इसका आखिरी समय होता है पहले टेन्योर का, उस समय ये इसका निर्माण करता है, इसको डेवलप करता है। और साथ ही साथ में इसमें इसके आधारित जो जिसको बोलते हैं कॉर्नवालिस कोड, उसमें जो डिफरेंट उस समय भारत में कंपनियां होती हैं, उस कंपनी में कर्मचारियों का की जो व्यक्तिगत व्यापार होता है, ठीक है ना, जो उसका पर्सनल मतलब के पर्सनल जो बिजनेस होता है उस पर इस पे रोक लगाई जाती है, उस पर रोक लगाई जाती है। और कहीं ना कहीं पे इसमें जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट होती है उसका यहाँ पर हस्तक्षेप आ जाता है, ठीक है, जो कि कॉर्नवालिस कोड के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ में यही वो व्यक्ति था जिसने कि सबसे पहले भारत में जो एक स्थायी बंदोबस्त पद्धति जो कि किसानों पर लागू की थी, स्थायी बंदोबस्त पद्धति यानी कि परमानेंट सेटलमेंट का जो सिस्टम था वो लागू करने वाला
गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस, जिसने कि भू राजस्व का लगभग 90% जमींदार और 10% कंपनी के पास में रखना था। तो इस तरीके से ये व्यवस्था यहां पर लगाई थी, जो जिसको कि अगर बात की जाए, ये योजना उस समय के जो अधिकारी रहा, जो कॉर्नवालिस के अंडर में था, जॉन सोर, जो कि इसके बाद में आके कॉर्नवालिस के बाद में गवर्नर जनरल बनता है, वो ये योजना बनाता है। ये योजना अगर बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो जॉन सोर को जाता है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, जॉन सोर जो कि इस योजना को बनाने में मदद करता है, लेकिन लागू करने वाला गवर्नर जनरल वो कॉर्नवालिस होता है। देन इसके बाद में जॉन सोर गवर्नर जनरल बनता है, जो कि कॉर्नवालिस के बाद में 1793 के बाद में आता है। देन उसके बाद में वेलेजिली आता है, जो कि 1799 1798 के समय की बात हो। तो इस तरीके से ये सारे कॉर्नवालिस जो गवर्नर जनरल थे एक के बाद में एक आते हैं, और इनके कार्यकाल बिल्कुल आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं को कहा जाता है, कॉर्नवालिस को ही भारतीय सेवा का जनक या फिर प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया, कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है लॉर्ड वेलेजिली ने की थी। लॉर्ड वेलेजिली, जो कि 1798 में, मैंने आपको अभी बताया था, 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बन के आता है, जॉन सोर के बाद में। जॉन सोर, क्योंकि कॉर्नवालिस से पहले देखा जाए तो वॉरेन हेस्टिंग था, वॉरेन हेस्टिंग से पहले देखा जाए तो लॉर्ड क्लाइव था। क्लाइव जो कि 1765 का जो बक्सर का युद्ध था उसके बाद में गवर्नर बनता है, गवर्नर जनरल नहीं बनता है, गवर्नर, ठीक है ना, गवर्नर, बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। देन उसके बाद में जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, तब बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है, और उसके अंडर में मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी आ जाती है। तो गवर्नर जनरल 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से बनता है। देन उसके बाद में जो गवर्नर जनरल बनता है वॉरेन हेस्टिंग के बाद में, उसका नाम है कॉर्नवालिस, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये पूरे निरंतर हैं जितने भी गवर्नर जनरल हैं। फिर उसके बाद में जॉन सोर आता है, जॉन सोर के बाद में कॉर्नवालिस आता है, और कॉर्नवालिस के बाद में फिर वेलेजिली यहाँ पर गवर्नर जनरल बनकर आता है। तो वेलेजिली के समय ही यहाँ पर 1798 में जब ये गवर्नर जनरल बन के आता है, उस समय यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का श्रेय इसी को जाता है, जो कि बंगाल में यहाँ पर बनाया जाता है। और यही था वेलेजिली जिसने की सहायक संधि की शुरुआत की थी। सहायक संधि यानी कि जो विभिन्न यहाँ के राज्य रजवाड़े थे, जो कि यहाँ की राजकीय तंत्र था, उनके साथ में संधि का प्रस्ताव इसने शुरुआत किया था। तो सबसे पहले अगर संधि की थी तो वो की थी यहाँ पर हैदराबाद के निजाम के साथ में, जो कि सबसे पहली संधि की जाती है 1798 में। पहली संधि जो होती है वो 1798 में ही होती है। उसके बाद में दूसरी संधि जो होती है वो 1799 में मैसूर के जो वडियार वंश था, वडियार वंश, जहां पर की अगर बात की जाए तो टीपू सुल्तान का जो पिता था हैदर अली यहाँ पे की एक सेनापति के रूप में यहाँ पे नियुक्त होता है। देन उसके बाद में वो वहां पर उस पूरे राज्य पर अधिकार करता है और वहां पर अपना शासन तंत्र तैयार करता है। देन उसके बाद में जब टीपू सुल्तान की 1799 में आखिरी युद्ध जो चौथा आंग्ला मैसूर युद्ध होता है, उसके बाद में जब मृत्यु हो जाती है, देन उसके बाद में यहाँ पर मैसूर का जो पहला राजा रहता है वडियार वंश का, उसको दोबारा से गद्दी मिल जाती है। तो उसके साथ में ये संधि करता है, यानी कि पहली संधि जो होती है वो 1798 में होती है और दूसरी संधि 1799 में। तो यही था वेलेजिली, जिसके समय में कलकत्ता में, बंगाल कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो सहायक संधि के लिए प्रमुख रूप से वेलेजिली का ही नाम आता है। तो आखिरी जो चौथा आंग्ला मैसूर युद्ध था वो 1799 में हुआ था, जो कि टीपू सुल्तान के साथ में हुआ था। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो मैसूर के साथ में 4 युद्ध हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा युद्ध था। यहाँ पर वेलेजिली स्वयं, अगर वेलेजिली की बात की जाए तो वेलेजिली स्वयं को, अपने आप को क्या कहता था, बंगाल का शेर कहता था, स्वयं ही कहता था। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, टेंसी एक्ट या फिर इसको काश्तकारी अधिनियम ये भी कहा जाता है, ये कब लागू किया गया था? तो इसका ईयर याद रखिएगा, ये 1822 में किया गया था। और 1822 में जब गवर्नर जनरल की नियुक्ति नहीं की गई थी भारत की, उससे पहले ये एक पर्टिकुलर बंगाल का गवर्नर था, ये गवर्नर जनरल था, ना कि पूरे भारत का, और ये था लॉर्ड हेस्टिंग। इसका भी नाम याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, ठीक है ना,
ये काश्तकारी अधिनियम या फिर इसको टेंसी एक्ट कहा जाता है, ये लागू किया गया था। तो इसका जो कार्यकाल था अगर बात की जाए तो ये 1813 से लेके 1823 तक, ठीक है ना, 1813 से लेके 1823 तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा और इस समय ही ये काश्तकारी अधिनियम किया लागू हुआ। और इसी के समय में आंग्ला नेपाल युद्ध भी हुआ था। आंग्ला नेपाल युद्ध जो कि 1816 में जाके खत्म होता है। इसकी शुरुआत होती है इसके एक वर्ष के बाद में, 1814 में आंग्ला नेपाल युद्ध होता है और ये लगभग 2 वर्ष तक चलता है, 1816 तक। और ये जो सुगोलो की जो संधि होती है उस संधि के बाद में ये समाप्त होता है, ठीक है ना। और इसी के समय में लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही इसी ने पिंडारियों का दमन किया था, पिंडारियों को कंट्रोल किया था, खत्म किया था, ठीक है। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा पिंडारियों के दमन के लिए, जो कि कैप्टन स्लीमन के साथ में, कैप्टन स्लीमन जो कि इसी के अंडर में था, उसके साथ में सहयोग करते हुए ये पिंडारियों के दमन करने के लिए ये कामयाब होता है। तो टेंसी एक्ट या फिर काश्तकारी अधिनियम 1822 ये भी याद रखना है, इसके समय लागू हुआ था। और आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। बैरकपुर सैन्य विद्रोह, क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आईएमपी लगा लीजिएगा इसको। बैरकपुर सैन्य विद्रोह की शुरुआत कब होती है या फिर आरंभ कब होता है इसका। अगर हम इसकी बात कर लें, बैरकपुर जो कि बंगाल में था उस समय, यहाँ पे की एक बहुत बड़ी छावनी थी, यहाँ पे की हिंदू मतलब भारत के सैनिक भी यहाँ पर रहते थे, उन्होंने यहाँ पर विद्रोह किया था, विद्रोह की शुरुआत कर दी थी। तो ये शुरुआत की ईयर यहाँ पर पूछा गया है, तो ये 1824 में बैरकपुर में ये सैन्य विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। और इस समय जो गवर्नर जनरल रहता है उसका नाम भी आपको याद रखना है, लॉर्ड एमरेस्ट, ठीक है ना, हेम रूट बोलते हैं या फिर हेमरेस्ट भी बोला जाता है, तो हेम रूट के नाम से याद रखिएगा। लॉर्ड हेमरूट के समय में ये बैरकपुर जो कि बंगाल में एक सैनिक छावनी रहती है, वहां पर सैन्य विद्रोह की शुरुआत होती है। कई बार क्या ना कि स्टूडेंट गलती कर लेते हैं, सैन्य विद्रोह को 1857 का सैन्य विद्रोह मान लेते हैं और उसमें ऑप्शन में अगर 1857 आ जाता है तो उसको लगा देते हैं, इसलिए बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। शुरुआत जो हुई थी वो 1824 में हो गई थी, ये जो कि लॉर्ड हेमरूट के समय में हुई थी। 1800 इसका जो कार्यकाल था वो 1823 से चालू होता है, यानी कि एक वर्ष के बाद में यहाँ पर ये विद्रोह आरंभ हो जाता है। 1823 से लेके 1828 तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है, ठीक है ना। और उस समय ये बैरकपुर में सैन्य विद्रोह की शुरुआत होती है। और इसी के समय में बर्मा युद्ध जो होता है ना, बर्मा युद्ध भी इसी के समय में हुआ था अंग्रेजों के बीच में, जो कि यूडोम की जो संधि हुई थी उसके बाद में समाप्त हुआ था। अगर बर्मा युद्ध की बात की जाए तो वो 1824, यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। 1824 के बाद में 1826 में ये बर्मा युद्ध होता है, ठीक है ना। और ये यूडोम या यागडोम की जो संधि है, इस संधि पर यह समाप्त होता है, ठीक है। और विद्रोह 1824 में सैन्य विद्रोह यहां पर बैरकपुर में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है। शिक्षा की जो सुधार थे, ठीक है ना, एजुकेशन रिफॉर्म जो हुए थे वो किसके समय में हुए थे, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये गवर्नर जनरल जो कि था विलियम बेंटिंग के समय में हुआ था। ये विलियम बेंटिंग जो कि 1833, ये इस समय जो सुधार हुए थे। और विलियम बेंटिंग के समय में ही यहां पर गवर्नर जनरल की परिभाषा बदल गई थी। ये गवर्नर जनरल अब बंगाल का गवर्नर जनरल ना होते हुए 1833 में 1833 का जो अधिनियम आया था उस समय इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। भारत का गवर्नर जनरल ये बन गया था, भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। और इसी के समय में 1835 में मैकाले मिनिट, यानी कि लॉर्ड मैकाले ने यहां पर शिक्षा पर यहां पर सुधार के लिए एक प्रोविजन दिया था, जिसको कि मैकाले मिनिट कहा जाता है। और 1835 में यहां पर शिक्षा सुधार होता है और शिक्षा के लिए यहां पर प्रोविजन लाया जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंग के समय मैकाले के द्वारा यहां पर ये पूरा प्रोविजन दिया जाता है, ठीक है। इसको याद बिल्कुल रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और एक चीज में सुधार कर लीजिएगा यहां पर, जो कि मैंने पिछले बारे में आपको यहां पर बता दिया था। लॉर्ड हेस्टिंग ने जो पिंडारियों का दमन किया था, ये लॉर्ड हेस्टिंग का ही कार्यकाल है। और इसमें जो मैंने कैप्टन स्लीमन का नाम लिया,
कैप्टन स्लीमन यहां पर नहीं है, इसको अपडेट कर लीजिएगा। कैप्टन स्लीमन ने ठगी, अभी याद आया मेरे को, जो ठगी है, ठगी प्रथा, ठीक है ना, ठगी का जो प्रथा थी उस प्रथा को समाप्त करने का श्रेय कैप्टन स्लीमन को जाता है, ना कि पिंडारियों के दमन में यहां पर सहयोग था। पिंडारियों का दमन सिर्फ इसमें याद रखिएगा आप, जो कि लॉर्ड हेस्टिंग का ही नाम आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गवर्नर जनरल के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, इसने विलियम बेटिंग था और इनके समय में ही ये शिक्षा का सुधार हुआ था 1835 में। अगला आ गया, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, यानी कि भारतीय जो प्रेस है जिसपे कि अंकुश लगाए गए थे, उसके बाद में इसको फ्री होल्ड कर दिया गया था, वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने कि यहाँ पर भारतीय प्रेस को यहाँ पर आजादी दे दी थी पूरी तरीके से, जो उस पर कंट्रोल किया गया था उस कंट्रोल को हटा लिया गया था। तो वो लॉर्ड विलियम बेटिंग के बाद में चार्ल्स, ठीक है ना, चार्ल्स मैटकॉफ ये गवर्नर जनरल बन के आता है 1835 में, और 1835 से लेकर सिर्फ एक वर्ष तक 1836 तक ही सिर्फ एक वर्ष के कार्यकाल के लिए गवर्नर जनरल बनता है, और इसी समय में ये भारतीय प्रेस को पूरी तरीके से फ्री कर देता है, उस पर जो कंट्रोल होता है उस कंट्रोल को यहां पर हटा लेता है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है, चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया, इनाम कमीशन, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनाम कमीशन कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके समय में ये लागू हुआ था, तो वो था लॉर्ड डलहौजी, नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी, जिसका कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 तक रहता है, और यही एक गवर्नर जनरल था जिसने कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत की थी, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में जो कि 1848 में ही इसने शुरू कर दी गई थी, और 1848 के बाद में इसने डिफरेंट जो राज्य थे उसको हड़प नीति, जिसको कि व्यापक का सिद्धांत या फिर हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको लागू करके वहां पर जो उत्तराधिकारी नहीं रहता था, उसका वंशज का कोई पुत्र नहीं रहता था, उसको अंग्रेज अपने अंडर में अंडर में कर लेते थे। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी, जिसको कि सबसे पहली जो रियासत इसमें अंडर में ली थी हड़प नीति में, वो थी सतारा बंगाल, जो कि महाराष्ट्र की थी। 1848 में सबसे पहले डलहौजी ने यहाँ पर व्यापक के सिद्धांत पर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत पर अंडर में लिया था। तो इनाम कमीशन की बात कर ली जाए तो इनाम कमीशन इसकी शुरुआत की थी, इसकी स्थापना जो की थी 1852 में की थी, 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना की थी। और इसी के समय में बर्मा युद्ध, जो सेकेंड बर्मा की वॉर थी, वो इसके समय में हुई थी, जो कि 1852 में हुई थी। और उसके बाद में इसी के समय में जो बर्मा का लोअर क्षेत्र था, उस पर अंग्रेजों ने अपने कब्जा कर लिया था। बर्मा और पिंगू जो कि जिसको कि अंग्रेजों ने अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया था, जो कि बर्मा का ही एक छोटा सा क्षेत्र था, जो कि भारत, जिसपे कि अंग्रेजों ने जीत हासिल कर ली थी। तो सेकेंड बर्मा युद्ध, जो द्वितीय बर्मा युद्ध था, वो लॉर्ड डलहौजी के समय में 1852 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत से ब्रिटेन की ओर जो संपत्ति का अपवाहन हो रहा था, ठीक है ना, संपत्ति जो कि ब्रिटेन की ओर जा रही थी, इसका जो सिद्धांत का प्रतिपादन था, सिद्धांत जो दिया था, वो किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कई एग्जाम में ये पूछा गया है, जिसको कि बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? तो वो दी थी ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी ने। किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी गई थी, जिसमें कि ये बताया गया था कि किस तरीके से ब्रिटिश शासन के समय में जो भारतीय उत्पाद थे, जो इंडियन प्रोडक्ट थे, का जो हिस्सा था, वह हिस्सा जो कि जनता के उपभोग के लिए, यानी कि जनता को यहाँ पर, जो भारतीय जनता थी, उनको उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं होता था, और यहाँ पर पॉलिटिकली रीजन के चलते हुए पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट था वो इंग्लैंड पहुंचाया जा रहा था। तो इसी को कहते थे संपत्ति का अपवाहन, ठीक है ना, या फिर इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि जो संपत्ति थी, भारत की संपत्ति, वो भारत के लोगों को, भारत की
औद्योगिकरण भारत के विकास के लिए उपयोग ना होते हुए पूरा का पूरा जो धन थी, जो दौलत थी, जो यहाँ से अंग्रेज कमा रहे थे, वो पूरा का पूरा इंग्लैंड पहुंचा रहे थे और भारत पर उसका उपयोग नहीं हो रहा था। तो उसी का सिद्धांत दिया था दादा भाई नेहरू जी ने, ड्रेन ऑफ वेल्थ, या फिर इसको अपवाहन का सिद्धांत भी कहते हैं, या फिर इसको धन निष्कासन हिंदी में बोलते हैं, वो भी उसकी भी संज्ञा दी थी। और इसी पर दादा भाई नेहरू जी ने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसको भी बोलते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी, ठीक है ना, लिख देता हूं यहां पर, याद कर लीजिएगा, क्या बोलते हैं इसको, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के नाम से ये बुक भी दादा भाई नेहरू जी ने यहां पे पब्लिश की थी। और जिसमें कि पूरा का पूरा जो अपवाहन का सिद्धांत था, जो संपत्ति का अपवाहन हो रहा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थी, ठीक है ना, इसकी अवधारणा, ठीक है ना, इसकी पूरी थ्योरी यहां पर इन्होंने प्रस्तुत की थी, जो कि पब्लिक को धीमे धीमे करके इसके बारे में जानकारी मिली। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। और यही थे जो कि 1885 में कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उसमें इनका प्रमुख रोल भी माना गया है। और इसमें जो नाम दिया है कांग्रेस, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये नाम भी इन्हीं के द्वारा सुझाया गया था, इन्हीं के द्वारा बताया गया था। आगे क्वेश्चन आ गया, पहली बार औपचारिक रूप से जो महिलावारी प्रथा है ये कब लागू हुई थी? तो ये हुई थी महिलावारी, जो कि बंदोबस्त प्लान के बारे में बात की जाए तो बंदोबस्त प्लान के लिए श्रेय किसको जाता है? वो जाता है कॉर्नवालिस को, ठीक है ना, जो कि 1798 में आया था। लेकिन बंदोबस्त प्लान भी किसानों के लिए थी और किसानों की जो कृषि भूमि थी उस पर टैक्सेस के लिए थी। उसके बाद में ये महिलावाड़ी आई थी। तो महिलावाड़ी ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय में 1822 में लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ये आई थी, जो जिसका कार्यकाल मैं पहले ही बता चुका हूं, 1822 में आई थी। और इसका कार्यकाल मैंने आपको बताया था 1813 से लेके 1823 तक हुआ था। और इसी के समय में जो टेंसी एक्ट है, काश्तकारी अधिनियम है, ये भी इसी के समय में आया था, जो कि इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कवर किया था। और नेपाल का जो युद्ध हुआ था जिसको संगोली संधि पर खत्म हुआ था, जो कि 1814 में, एक वर्ष के बाद ही चालू हो गया था, और 1816 में खत्म हुआ था, जो कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता चुका हूं, वो भी लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। संगोली की संधि हुई थी और उसमें ये जो युद्ध समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन आ गया, जो कि है नील कृषि। जो नील कृषक थे, नील की खेती करते थे, उसकी दुर्दशा पर जो पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है नील दर्पण, उसके लेखक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बिल्कुल कई बार पूछा गया है, तो इसका नाम याद कर लीजिएगा। इनका नाम था दीनबंधु मित्र के नाम से ये बंदे थे। इन्होंने ये नील दर्पण नाम की जो किताब थी, ये जो नील की खेती करने वाले किसान थे उनकी दुर्दशा पर ये पुस्तक लिखी थी। और अगर इसकी बात कर लें, ये पुस्तक जो कि इसको लिखा गया था, ये 1800 इसकी बात कर लें तो इसको 1860 में, हाँ 1860 में ये किताब लिखी गई थी। 1860 ईस्वी में ये किताब दीनबंधु मित्र ने लिखी थी। उसके बाद में इसको एक थिएटर में, कलकत्ता का ही एक नेशनल थिएटर था, उसमें इसका मंचन हुआ था। इसको पूरी तरीके से व्यावसायिक रूप में इसका एक नाटक का मंचन भी किया गया था, जो कि 1872 में इसका मंचन हुआ था। उसके बाद में आपने देखा होगा जो नील की खेती है उसके लिए, अगर ये नील की खेती बिहार की तरफ में होती थी। बिहार जो कि बंगाल का हिस्सा था, यहाँ पे कि चंपारण आंदोलन बाद में गांधी जी ने किया था, और उस पर चंपारण आंदोलन सत्याग्रह जो था, ठीक है ना, उसकी शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर नील की खेती पर अंकुश लगा था, जिसको कि तीन कटिया प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये थी, ये कब की बात थी? 1860 में ये किताब लिखी गई थी, नील दर्पण। दीनबंधु जो ब्रदर्स थे उनके द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद पर इस पे कलकत्ता में जो नेशनल थिएटर है उस पर 1872 में इस पर पूरा का पूरा एक नाटक, एक पूरा प्ले व्यवसायिक रूप में डेवलप भी किया गया था, ठीक है ना, जो कि बाद में जाकर नील विद्रोह का कारण भी बना था। नील विद्रोह बंगाल में हुआ था जो, ठीक है ना, उसका भी एक कारण बना था, जो कि विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह के बाद ही ये किताब लिखी गई थी। ये विद्रोह हुआ था 1858 में, 1858 में विद्रोह हुआ था। और 1858 के बाद में ये
आंदोलन का रूप ले लिया था नील विद्रोह का। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि भारतीय इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री पर मैंने कंप्लीट किए। अब चलते हैं अपन करंट अफेयर्स पर। 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में यहां पर आपको कंप्लीट करने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन आ गया, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ में मिलकर जो सेल्वेक्स अभ्यास है उसका आयोजन किया गया। मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी कुछ जो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, नेवी एक्सरसाइज और जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जो कि भारत के साथ में जो दूसरे देश के साथ में अभ्यास होते हैं, जो एक्सरसाइज होती है, उनके बारे में मैंने इससे पहले भी कंप्लीट किया है। तो ये क्वेश्चन है जो कि अभी हाल ही में हुआ है, जो हुआ है अमेरिका के साथ में, यूएस के साथ में होता है ये सेल्वेक्स, नोट कर लीजिएगा, हमेशा होता है ये। तो सेल्वेक्स के नाम का जो अभ्यास होता है वो अमेरिका के साथ में अभी हाल ही में आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन आ गया, हाल ही में ट्विटर के जो प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप है थ्रेड नाम का एक ऐप है जो कि ट्विटर का ही कंपटीशन के लिए उतारा है। तो वो किस कंपनी ने उतारा है, गूगल ने, मेटा ने, माइक्रोसॉफ्ट ने या फिर अमेजन ने। तो इसका जो आंसर है वो मेटा, जिसका कि फेसबुक है, उसने ये अभी एक थ्रेड नाम का एक मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है जो कि अभी हाल ही में फ्री है, जिसमें कि लगभग 500 वर्ड्स तक आप यहाँ पर मैसेजिंग कर सकते हैं। और अभी राइट नाउ ये फ्री में उपलब्ध है, अभी लॉन्च किया है ये, जो कि मेटा कंपनी जिसकी कि फेसबुक है उसने ये लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन आ गया, हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 किसने जारी की, WTO, अंकटड, WB या फिर IMF। तो इसका आंसर है अंकटड ने ये भी हाल ही में जारी की है। अगला क्वेश्चन आ गया, हाल ही में 2020 में यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो यात्री विमान गिरने के कारण किस देश के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ। कौन सा देश है जिस पर कि ये मुकदमा जो इंटरनेशनल कोड है उसमें यहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ है, रूस, तुर्की, इराक या फिर ईरान। तो इसका जो आंसर है वो है ईरान, नोट कर लीजिएगा, ईरान इज द करेक्ट आंसर। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस कहां लॉन्च किया गया, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा, पंजाब या उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ये जो कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए समर्पित, यहाँ पे कि काफी ज्यादा मानसिक परिस्थितियों के साथ में वहां के लोग गुजर रहे हैं, तो उस पर ये भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस यहां पर लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन 7वां, हाल ही में 7वां भारत जापानी समुद्र अभ्यास जिसका नाम है जेमेक्स 23, इसकी शुरुआत कहां की गई, पणजी में की गई, कोची में, विशाखापट्टनम या फिर मुंबई। तो इसका जो आंसर है वो है विशाखापट्टनम, दिस इज द करेक्ट आंसर। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो 67 जो सम्मेलन है वो कहाँ प्रारंभ हुआ, नेपाल में, UAE, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका या फिर थाईलैंड। तो इसका आंसर है श्रीलंका, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन आयोजन हुआ श्रीलंका में। 8वां क्वेश्चन आ गया, हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना ये कहाँ प्रारंभ हुई, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, केरल में या फिर पंजाब में। हरियाणा में इसकी शुरुआत होती है। हाल ही में गंडक और गंगा नदी लिंक योजना कहाँ प्रारंभ की गई, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर उत्तराखंड। तो इसका जो आंसर है वो बिहार बिल्कुल सही होगा। 10वां क्वेश्चन आ गया, हाल ही में एकमारा परियोजना की शुरुआत कहाँ हुई, कहाँ प्रारंभ की गई है, त्रिपुरा में की गई है या फिर असम में, उड़ीसा में या फिर सिक्किम में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उड़ीसा इसका सही उत्तर था। तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सामने रखे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चलिए, जिससे कि लगातार आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और करंट अफेयर्स कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, अगली वीडियो लेके फिर हाजिर रहूंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।